हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइटो रेमेडिएशन तक हम लोग पहुंच गए थे, जिसमें आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट है फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, फाइटो रेमेडिएशन का मतलब ये होता है कि जो फाइटो मतलब होता है, फाइटो का मतलब प्लांट होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है पौधा। रेमेडिएशन का मतलब होता है उपचार, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संतुलन है उसे बनाए रखना, जो प्राकृतिक संतुलन है उसे कायम रखना, बनाए रखना, इसी को कहते हैं रेमेडिएशन। तो फाइटो रेमेडिएशन मतलब ये होता है कि पौधों में जो भी विषाक्तता आ गई है या पौधों के द्वारा जो कि जीएम क्रॉप होते हैं, पौधों की विषाक्तता किसी अन्य पौधे या किसी अन्य जीव द्वारा जो कि जीएम होते हैं उनके द्वारा उनके प्रदूषण को मुक्त करना, इसी को कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। यह फाइटो रेमेडिएशन कई प्रकार का होता है। पहला है फाइटो इंस्ट्रक्शन। देखिए, फाइटो इंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ जीएम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो भारी धातुएं होती हैं। भारी धातुओं में जैसे कि शीशा हो गया, कैडमियम हो गया, निकल हो गया, इन सबको क्या करता है कि अपने पत्तियों में अब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी पत्तियों में अवशोषित कर लेता है। जैसे कि ये कोई प्लांट है, अगर इस मृदा में कैडमियम शीशा वगैरह है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इस कैडमियम शीशा को अपनी पत्तियों में अवशोषित कर लेते हैं, और इसको जैसे ही अवशोषित करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाता है, इसका जो अपशिष्ट होता है ये पत्तियों में संग्रहित होता जाता है, और अंत में इस प्लांट की कटाई कर ली जाती है। तो इससे होता क्या है कि यह जो मृदा थी, यह मृदा प्रदूषण मुक्त हो जाती है, यह प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मृदा प्रदूषण मुक्त हो गई। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फाइटो इंस्ट्रक्शन। देखिए, यह जो प्रक्रिया है यह थोड़ी महंगी है, यानी कॉस्टली है, किंतु इसका फ़ायदा यही है कि इसमें भारी धातुओं का निष्कर्षण, अपशिष्ट का अवशोषण किया जा सकता है। तो ये था पहला फाइटो इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है फाइटो ट्रांसमिशन। फाइटो ट्रांसमिशन में होता क्या है कि इसमें सपोज कीजिए कि ये मृदा है, इसमें कुछ भारी धातुएं या कुछ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसमें ऑर्गेनिक कार्बनिक प्रदूषण इसमें मौजूद हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ जो पौधे होते हैं, इनको जो भारी धातुएं होती है या कार्बनिक प्रदूषण होता है, या तो इनको निम्न धातुओं में बदल देती हैं या फिर इनका अपघटन कर देती हैं। किंतु इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे कि इस प्लांट ने इस मृदा को प्रदूषण मुक्त किया, लेकिन होता क्या है कि जो ये प्रदूषण या कैसे भी हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल आदि के पौधों के माध्यम से हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, और जिसका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, फाइटो ट्रांसमिशन में ये होता है कि जितने भी प्रदूषक होते हैं उनको जैव निम्नीकृत प्रदूषक में बदल देते हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। इसे फाइटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिग्रेडेशन की हिंदी होती है निम्नीकरण। तो डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अजैव निम्नीकृत को जैव निम्नीकृत में चेंज कर दिया। किंतु इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि यह हमारे फूड चेन में इंटर कर जाता है, क्योंकि यह शाकनाशी जो इंसेक्टिसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है, इन सब को भी ये बायोडिग्रेडेबल बना देता है। अगला है फाइटो डिग्रेडेशन। एक्चुअली ये फाइटो डिग्रेडेशन में होता क्या है कि सपोज कीजिए कोई प्लांट है और ये जो मृदा है ये प्रदूषित है। तो ये प्लांट क्या करता है कि कुछ अपनी जड़ों से कुछ ऐसे पदार्थ का सिक्रीशन करता है, श्रावण करता है, कि वह यहाँ पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए रहने के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है, इसका जो कुछ सिक्रीशन होता है, तरल पदार्थ होता है, ये कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए रहने के लिए उचित माध्यम प्रदान करता है। और यह जो सिक्रीट करता है उसका नाम है शुगर, जैसे हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, तो इन सबको यह सिक्रीट करता है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव अपने आप अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और हमको पता है कि जैसे एक सूक्ष्म जीव ग्रो करेंगे वैसे ही यहाँ का प्रदूषण मुक्त कर देंगे। तो फाइटो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि एक पेड़ लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, वह पौधा सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए एक उचित माध्यम प्रदान करता है, और उस सूक्ष्म जीव के द्वारा इस मृदा को प्रदूषण मुक्त किया जाता है। तो इसे कहते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। अगला है राइजो फिल्ट्रेशन। देखिए, राइजो फिल्ट्रेशन में होता क्या है, ये बेसिकली जो जल होता है, जो प्रदूषित जल होता है, प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई जल है, यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया गया है, तो इस प्लांट की जो जड़ें होती हैं, इस जल के जो प्रदूषक होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस जल को प्रदूषण मुक्त कर देते हैं।
और यह जो टेक्निक है यह बेसिकली यूरेनियम और कैडमियम के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस जल में यूरेनियम और कैडमियम है तो ये प्लांट इसको प्रदूषण मुक्त कर ही देगा। तो यह इस प्रक्रिया को कहते हैं राइजो फिल्ट्रेशन। अगला है माइको रेमेडिएशन। देखिए जहाँ भी माइको शब्द आएगा आप लोग समझ लीजिएगा कि ये बात फंजाई की चल रही है, कवक की चल रही है। जहाँ भी फाइको शब्द आएगा, PHYCO, फाइको शब्द जहाँ पे आएगा उसका आप समझ लीजिए कि ये एल्गी की यानी कि कवक की बात चल रही है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि 1 मिनट, कि जहाँ पे जू शब्द आएगा समझ लीजिए कि ये एनिमल की बात हो रही है। जहाँ पे फाइटो शब्द आएगा समझ लीजिएगा कि ये प्लांट की बात आ रही है। जहाँ पे माइको शब्द आएगा समझ लीजिए कि ये एल्गी की बात चल रही है। और जहाँ पे माइको में फंजाई की बात चल रही है। और जहाँ पे फाइको शब्द आएगा वहाँ पे समझ लीजिएगा कि एल्गी की बात चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे है माइको रेमेडिएशन, यानी कि कुछ फंजाई के द्वारा अपनी एक्टिविटी से किसी मृदा या जल को प्रदूषण मुक्त करना। अगर प्रदूषण मुक्त वह किसी फंजाई के द्वारा किया जा रहा है तो उसको कहेंगे माइको रेमेडिएशन। नेक्स्ट है माइको फिल्ट्रेशन। देखिए माइको फिल्ट्रेशन में होता क्या है, इसमें कुछ एल्गी लगा के कुछ फंजाई को लगा के, कवक को लगा के, और यहाँ से कुछ जो सड़े गले स्थान होते हैं यानी कि डिकेइंग प्लेसेस होते हैं वहाँ से प्रदूषण को खींच लिया जाता है उस फंजाई के द्वारा। इसको कहते हैं माइको फिल्ट्रेशन। देखिए अगला है बायो रेमेडिएशन के लाभ। बायो रेमेडिएशन के लाभ को पढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि कौन कौन से पौधे कौन कौन से धातुओं को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला फर्न वो पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की, 1 मिनट, इस टाइप की, ऐसे इस टाइप की पत्तियों वाले पौधों को कहते हैं फर्न। तो फर्न क्या करता है, आर्सेनिक को आर्सेनिक को अवशोषित करता है। वही है वाइटर हाइसॉप्स एक प्लांट्स होता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कुछ इस टाइप का उसकी पत्तियां होती हैं। तो वाटर हाइसॉप्स क्या करता है, यह सीसा, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम को अवशोषित करता है। उसके बाद है इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों। देखिए भारतीय सरसों क्या करता है, यह कैडमियम को, सीसा को, सेलेनियम को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से अवशोषित कर लेता है। अगला है व्हाइट बिलो भी एक प्लांट है जो कि कैडमियम, निकल, सीसा को अपने में अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा है हाइड्रेंजिया क्या करता है, एल्यूमिनियम को अवशोषित कर लेता है। हाइड्रेंजिया देवनागरी में लिख लीजिएगा। हाइड्रेंजिया क्या करता है, एल्यूमिनियम को अवशोषित करता है। वहीं पॉपुलर ब्रिज क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट को अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 को भी अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा जो सनफ्लावर होता है यानी कि सूर्यमुखी होती है, वो सीसा जिंक जैसी भारी धातुओं को अवशोषित करने में सक्षम होती है। इसके अलावा जो इंडियन ग्रास होती है, भारतीय घास होती है, वह कीटनाशक रसायन को विषाक्त से गैर विषाक्त बनाने में यानी कि टॉक्सिक फ्री बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो ये हो गया कि कौन कौन से पौधे कौन कौन से धातुओं को ऑब्जर्व करने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि बायो रेमेडिएशन के लाभ क्या हैं। देखिए इसका लाभ तो यह है कि इसके माध्यम से किसी भी कंटामिनेटेड वाटर को या लैंड को स्वच्छ किया जा सकता है। इसका दूसरा लाभ है कि इसकी वजह से हम लोग टारगेटेड जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, टारगेट पोल्यूटेंट्स मतलब कि हम लोग जिसको टारगेट करके करते हैं कि इसको तो ख़त्म करना ही करना है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगला फ़ायदा इसका यह है कि यह इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, इससे इन्वायरमेंट को लगभग नुकसान नहीं होता है और यह तकनीकी अपेक्षाकृत कम खर्चीली है। यानी कि अब सिंपल सी बात है, इसमें समझना क्या है कि यह कम कॉस्टली है, किंतु इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसकी कमियां क्या हैं, देखिए इसकी कमियां यह है कि यह तकनीकी व्यवहार में बहुत लाना कठिन है, क्योंकि यह बहुत ही टफ प्रक्रिया है। कहाँ पे हमेशा जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाएंगे, जैसे किसी एक लैंड को तो हम लोग प्रदूषण फ्री कर सकते हैं, लेकिन कितने जगह पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे,
हर जगह पे प्लांट लगाना संभव नहीं है ना, ये बहुत ही हैवी हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, तो यह इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा इस यह है कि यह उन्हीं प्रदूषकों को मतलब निम्नीकृत कर सकता है जो कि जैव निम्नीकृत हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हीं को यह प्रदूषण मुक्त कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह उन पदार्थों को नहीं खींच सकता है जो पहले से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसके संदर्भ में आई थिंक 2017 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो ये हो गया बायोरिमिडेशन। अगला है एसिड रेन। तो एसिड रेन को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि इसमें होता क्या है कि इसमें SO2 तेल शोधन कारखाने से निकलता है और H2 हम लोग को पता है कि पर्यावरण में पहले से ही अवेलेबल है। तो इससे क्या बनता है H2SO4 हुई चीज या स्ट्रांग एसिड, जो कि एक स्ट्रांग एसिड है और ये एसिड जहाँ भी पड़ता है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो अम्ल वर्षा क्या है, SO2 + H2O = H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ये रिलीज करता है, जिससे कि जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल है। यानी कि जैसे ही H2SO4 बना और जैसे ही बारिश होने लगी तो H2SO4 बारिश के साथ में ही जमीन पे आ जाता है। तो इसे कहते हैं एसिड रेन। देखिए जो SO2 होता है ये कभी कभी तो वहाँ पे रिएक्शन करके बनता है H2SO4, किंतु कई बार क्या होता है कि पृथ्वी से ही SO2 लोग रिलीज करके ही सेंड करते हैं, क्योंकि कई ऐसे कारखाने हैं कि जहाँ से H2SO4 निकलता है। तो यह H2SO4 वेट यानी कि आर्द्र के रूप में भी निकल सकता है, कुछ दलदल के रूप में यानी कि कुछ तरल के रूप में भी निकल सकता है, या ड्राई के रूप में भी निकल सकता है। ड्राई के रूप में निकलेगा तो यह क्या होगा कि यह जमीन पे ही रहेगा, फिर उसके बाद में इसका वेपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और यह ऊपर जाके एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि अम्ल वर्षा को कराने के वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो हम सबको पता है कि जो रिफाइनरीज होती हैं वो कारक हैं, कुछ SO2 रिलीज करने वाले और उद्योग होते हैं वो इसके कारक हैं। तो ये सब हो गए कि अम्ल वर्षा कराने वाले कारक। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को पता है कि हाल ही में न्यूज़ में था कि जो ताजमहल है वह व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, किंतु वह अब येलोइश हो रहा है, कुछ पीला पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि मथुरा से SO2 चलता है, मथुरा की जो रिफाइनरीज हैं वहाँ से SO2 चलता है और वह वातावरण में H2O लेके H2SO4 बना लेता है और एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अम्ल वर्षा का पहला प्रभाव क्या होगा कि हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, स्मारकीय भवन हैं, उसका डे बाय डे क्षरण हो रहा है। दूसरा है कि यह ओजोन परत पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे CFC वगैरह निकलते हैं। क्योंकि CFC कैसे निकलेगा, सपोज कीजिए H2SO4 है तो हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, C कहीं से आ जाएगा अलग से और ऐसे ही कंपाउंड करके क्या होगा, यह CFC भी बना सकता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। या पर्यावरण पे भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, या मृदा की उर्वर क्षमता को भी कम करता है, जिससे कि किसी लैंड की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती है, और यह क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था अपना प्रदूषण का चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।